मित्रों नमस्कार। 19 जुलाई 2024 के बीपीसी टीआरई 3 में गणित के सवालों का हल देख रहे थे हम लोग। पहले भाग में हमने 71 से लेकर 80 तक के क्वेश्चन को देखा था। आगे के क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। तो ये सेट जे का है, आप मिला सकते हैं अपना आंसर। हम अगर बात करें 81 नंबर सवाल की, तो 81 नंबर सवाल में है आपका कि तीन बिंदु दी गई है आपको, और तीन बिंदु में बोला गया कि तीनों बिंदु संरेख है। बताना है कि कौन सा मान दिए गए ऑप्शन में से सही है। तो आप ध्यान रखेंगे, आपको एक मैं ट्रिक बता रहा हूं कि जब भी कोई एक कोऑर्डिनेट जीरो हो जाए, मान लीजिए आपको त्रिभुज की क्षेत्रफल वाली फॉर्मूला याद होगी। उसमें आपने देखा होगा कि इसके तीन जो निर्देशांक होते हैं, तीन वर्टेक्स के जो निर्देशांक होते हैं, x1 कॉमा x2 मान लिया जाए, सॉरी x1 कॉमा y1 मान लिया जाए पहला निर्देशांक को, x1 कॉमा y1, और दूसरे को अगर हम मान ले x2 कॉमा y2, और तीसरे को अगर हम मान ले x3 कॉमा y3, और इसमें से कोई एक आपको जीरो दे दे, कोई एक जीरो दे दे। इस केस में आपका x2 y2 जीरो दिया हुआ है, तो x2 y2 को छोड़ देते हैं हम लोग, बाकी को लिख लेते हैं। x1 y1 को सीक्वेंस में ऐसे आप लिख दीजिए, फिर x3 y3 को सीक्वेंस में लिख दीजिए। आपको करना क्या है, आपको बस तिरछा तिरछी गुना करना है। तिरछा तिरछी गुना करेंगे आप, और अपनी मर्जी से बीच में एक माइनस का साइन लगा देंगे। अपनी मर्जी से बीच में एक माइनस का साइन लगा देंगे, यानी x1 y3 माइनस क्या हो जाएगा x3 y1। अगर आप इसको इस्तेमाल करेंगे, अगर एक कोई मान जीरो हो, जैसे कि यहाँ पे 0 0 ये वाला है, तो आपको डायरेक्ट अगर संरेख बिंदु दिया हो और उनके बीच संबंध निकालना हो कोऑर्डिनेट के बीच, तो आप ये तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको यहाँ दिखाई देगा कि x1 क्या है आपका, एक है, और y3 क्या है, y3 में आपको दिखाई देगा b है, बीच में माइनस का साइन लगाना है। फिर x3 क्या है, x3 आपके पास a है, और y1 क्या है आपके पास 2 है। तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो b बराबर क्या आने वाला है, b बराबर -2a आपके माइनस में है, और चूंकि संरेख बिंदु है इसलिए इसका मान क्या होता है, जीरो के बराबर होता है। तो b -2a बराबर आपका जीरो हो गया, यानी b बराबर क्या हो गया, 2a हो गया। b बराबर 2a किसी ऑप्शन में है, b बराबर 2a आपका ऑप्शन बी है। करेक्ट ऑप्शन आपका इसका क्या होने वाला है, बी होने वाला है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न 82 नंबर का प्रश्न है कि एक टैंक सिलेंडर के आकार का बना है, जिसमें एक सिरे पर एक अर्ध गोलाकार गड्ढा है। बेलन की ऊंचाई आपको दी गई है और उसकी त्रिज्या भी दी गई है, तो टैंक का कुल सतह क्षेत्रफल निकालना है। देखिए मैं ये एक बेलन बना दे रहा हूं, बेलन पर एक गोलाकार गड्ढा भी बना दे रहा हूं। आपको प्रश्न है कि ये टैंक है, तो टैंक है यानी ऊपर में ये सिरा खुला हुआ है, ये सिरा क्या है, खुला है, और नीचे वाला सिरा जो है वो एक अर्धगोले से बंद है, यानी अर्धगोलाकार गड्ढा बना हुआ है। तो बोल रहा है कि ऐसे स्थिति में आपको इसका पृष्ठ क्षेत्रफल बताना है। तो इसमें दी गई है कि त्रिज्या को अगर मान लीजिए r हम मान ले, और ऊंचाई को अगर h मान ले, तो आप देखेंगे कि इसमें हमको बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल की जरूरत पड़ेगी। बेलन के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल की जरूरत पड़ेगी, जो कि होता है 2 पाई आर एच, और प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल की जरूरत पड़ेगी, जो होता है 2 पाई आर स्क्वायर। अगर आप इसको हल करेंगे तो हल करने पर आप कॉमन ले पाएंगे, 2 पाई आर को कॉमन ले पाएंगे, यहां से बचेगा h और यहां से बचेगा r, यानी हम लिख सकते हैं r प्लस एच। आप देखेंगे कि डायरेक्ट ये वही फॉर्मूला आ गया जो टोटल सरफेस एरिया होता था, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल होता था किसका, सिलेंडर का, वही फॉर्मूला है, इसमें कोई अंतर नहीं है। यानी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि अर्धगोला नीचे जुड़ गया है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। यानी कुल पृष्ठ क्षेत्रफल की अगर हम गणना कर ले तो हमारा प्रश्न का क्या होने वाला है, उत्तर आ जाएगा। तो अब इसमें अगर मान को अगर हम बैठा दें, जो कि हमारा मान है उसको अगर हम पुट कर दे, तो मान हमारा क्या क्या है। सबसे पहले तो हमारा मान दिया गया है आपको, तो टू रहने देते हैं, टू को टू रहने देते हैं, और पाई की वैल्यू आपकी कितनी होती है, 22/7, और आर कितना दिया हुआ है आपको, 30 सेंटीमीटर। और फिर क्या है, आर प्लस एच लेना है। तो ध्यान देंगे
एच की वैल्यू तो आपको दे दी गई है 1.45 मीटर में दिया हुआ है, सेंटीमीटर में आप बदलेंगे तो 145 सेंटीमीटर ये आ जाएगा। तो अगर हम यहाँ आर प्लस एच की बात कर ले तो 30 प्लस करना पड़ेगा हम लोगों को 145, और इसकी हल अगर हम करें तो हल करने के बाद आप जब गुना भाग करेंगे तो इसका रिजल्ट जो आएगा वो आप गुना भाग करने के बाद इसका जो रिजल्ट आपको मिलेगा वो 3300 कितना मिलने वाला, सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन ऑप्शन जो हमारा वो सेंटीमीटर स्क्वायर में नहीं है, फलतः अगर हम इसको मीटर स्क्वायर में बदले तो क्या हो जाने वाला है, मीटर स्क्वायर में अगर हम बदले तो क्या हो जाएगा, तो 4 अंक के बाद डेसिमल बैठेगा तो 1 2 3 4, यानी क्या आने वाला है 3.3 मीटर स्क्वायर, यानी करेक्ट ऑप्शन आपका होता है डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 83 नंबर कि 10 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्ग में अंकित किए जा सकने वाले वृत्त का क्षेत्रफल बताइए। तो 10 सेंटीमीटर भुजा वाला एक वृत्त है, सॉरी वर्ग है, 10 सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्ग है जिसको हमने बना दिया। अब इसके अंदर एक वृत्त बनेगा, तो इसके अंदर एक वृत्त कुछ ऐसा बनेगा। तो ये जो वृत्त बनेगा आपका, आपके वृत्त का जो व्यास होगा वो वर्ग के भुजा के बराबर होगा। तो वर्ग की भुजा आपको दी गई है, वर्ग की भुजा दी गई है। चित्र थोड़ा और अच्छा बना ले, थोड़ा चित्र को अच्छे से बना ले हम जरा, है ना, चित्र को थोड़ा बेहतर बना लेते हैं। एक वर्ग है, वर्ग के अंदर एक वृत्त बनाया जा रहा है। तो वृत्त आपको चित्र में दिख रहा होगा कि जो वृत्त है बन रहा है उसकी जो व्यास होगी, वृत्त जो बन रहा है उसका जो व्यास होगा वो बिल्कुल भुजा के बराबर होगा। तो अगर भुजा ए है तो व्यास भी ए होगा, यानी अगर त्रिज्या की बात की जाए तो ये a/2 हो जाएगा। अब प्रश्न में दिया हुआ कि a का मान 10 है, मतलब r का मान कितना होने वाला है, 5 सेंटीमीटर होने वाला है, क्योंकि सेंटीमीटर में दिया गया है। और आपको पता है कि वृत्त की जो क्षेत्रफल होती है वो होती है पाई आर स्क्वायर, और पाई को पाई ही क्वेश्चन में ऑप्शन के हिसाब से पाई ही रहने देना है। आर स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर, यानी आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 25 से, यानी 25 पाई, और चूंकि सेंटीमीटर में है इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर। तो प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि अक्षित द्वारा 10,000 रुपए की राशि 2 वर्ष के लिए 10% चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार ली जाती है। 2 वर्ष के अंत में उसे भुगतान किया जाने वाला चक्रवृद्धि ब्याज, यानी ब्याज आपको बताना है, फिर राशि यानी अमाउंट बताना है। तो ऐसा करते हैं कि ए निकाल लेते, तो आपको पता होगा कि ए निकालने के लिए कुछ नहीं करना, सिंपल परसेंटेज का कॉन्सेप्ट है कि 10,000 रुपया इसने लिया है और 10% का चक्रवृद्धि ब्याज है, मतलब 110/100 गुने 110/100 अगर हम कर दे तो इससे आपका अमाउंट आ जाएगा। इससे आपका क्या आ जाने वाला है, अमाउंट आ जाने वाला है। तो आप देखेंगे 2 जीरो से क्या होने वाला है, 2 जीरो कैंसिल हो गया, फिर 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, तो 110 गुने 110, तो यानी 11 का वर्ग आपको याद होगा, तो 11 का वर्ग होता है 121, और एक जीरो ये वाली और एक जीरो ये वाली, यानी कुल 2 जीरो बैठेंगे। तो अमाउंट जो है आपका क्या आने वाला है, 12,100। तो अगर सीआई की बात कर ले तो सीआई का मान जो निकलेगा वो 12,100 में से अगर हम 10,000 को घटा दे तो काम आपका होने वाला है, तो 2,100 रुपया जो है वो सीआई आने वाला है। हालांकि इस क्वेश्चन में आपसे चक्रवृद्धि ब्याज पहले पूछा है और राशि बाद में पूछा है, जबकि ऑप्शन में आप सी में देखेंगे कि अमाउंट पहले दिया हुआ है और चक्रवृद्धि ब्याज बाद में दिया हुआ है। तो मे बी इसका आंसर ये सी दे, लेकिन हो सकता है बोर्ड इसको ई भी बोल दे। क्यों बोल सकता है, क्योंकि ये उलट किसने दे दिया है। हालांकि चक्रवृद्धि ब्याज आपका 2,100 है और अमाउंट जो है वो 12,100 है। ऑप्शन में ये उपलब्ध तो है लेकिन इसका क्रम उल्टा है, इसलिए कहा नहीं जा सकता कि बोर्ड आपको कौन सा आंसर स्वीकृत करेगा। लेकिन अगर गणना के आधार पर की जाए तो ऑप्शन सी सही है, भले उसका क्रम आगे पीछे है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर 85 है। 85 नंबर सवाल में क्या कहा हुआ है कि एक एक्सप्रेशन दिया गया और बोल रहा है कि ये 8 से विभाज्य है, मतलब इससे 8 से भाग लगाने पर पूर्ण विभाजित हो जा रहा है। तो नीचे 5 ऑप्शन दिए गए, इनमें से आपको चुनकर बताना है। तो 8 से विभाज्य है, तो चलिए जरा हम इसमें पहले एक सम संख्या रख दे। तो सम संख्या n, सबसे छोटी संख्या 2 है, तो 2 + 1
2 प्लस 1 और वर्ग है तो वर्ग कर दीजिए, घटा दीजिए 1 को, तो 2 1 क्या हो गया 3, और 3 का वर्ग होता है 9, 9 में से 1 घटा दे तो आने वाला है 8, जो कि 8 से भाग लग ही जाएगा एक बार में। अब अगर हम n के जगह 4 रख दे, n के जगह 4 रख दे तो 4 प्लस 1 का वर्ग और घटाओ 1, तो 4 का 4 1 5 होता है 25, और 25 में से 1 कम कर दे अगर तो 24 आ जाएगा, और 24 भी 8 से क्या है पूर्ण विभाजित होने वाला है 3। यानी ये बात तो सही है कि सम संख्या पर ये बात फिट हो रहा है, इसलिए करेक्ट ऑप्शन आपका प्रश्न का क्या है, डी। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि यदि अल्फा बीटा द्विघात समीकरण नीचे दिया गया है तो आपसे पूछा गया है कि 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान निकालिए। तो आप देख पाएंगे इसका जब हम एलसीएम लेंगे तो अल्फा इंटू बीटा आएगा, और बीटा प्लस अल्फा आएगा या अल्फा प्लस बीटा आएगा। तो आपको पता होगा कि सम ऑफ जीरोज यानी मूलों का योग क्या होता है, तो माइनस बी बटा ए होता है, जबकि गुणनफल क्या होता है, तो सी बटा ए होता है। आप स्पष्ट रूप से देख पाएंगे कि अगर हम इसकी बात करें तो ये कैंसिल हो सकता है, ए से ए कट जाएगा, तो आपका क्या बचने वाला है, माइनस बी बटा ए बचने वाला है। तो माइनस बी यानी बी का चिन्ह चेंज कर दीजिए, तो बी 3 है तो 3 के आगे माइनस लगा दीजिए तो -3, और ए क्या है, सॉरी सी, सी क्या है, यहाँ पे गलती से ए लिखा गया है, ए नहीं बल्कि क्या होने वाला है आपका सी होने वाला है, ए नहीं बल्कि सी होगा, सी। तो यहाँ पे सी क्या है, 7 है, तो सी 7 है, तो यानी आपका कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, तो ऑप्शन ए मैच आपका कर रहा है, यानी प्रश्न का सही उत्तर क्या है, ऑप्शन ए। बढ़ते हैं 87वां प्रश्न पे। 87वां प्रश्न कह रहा है कि एक वृत्त की जो परिधि है आ, वो एक वर्ग की परिधि के बराबर है। तो वृत्त की परिधि का सूत्र आपको पता होगा कि वृत्त की परिधि जो होती है वो 2 पाई आर होती है, और वर्ग की भुजा अगर ए मान ले तो इसका जो परिधि होगा वो 4a होगा। तो आपसे पूछा जा रहा है कि इनके क्षेत्रफल का अनुपात बताइए, इनके क्षेत्रफल का क्या बताइए, अनुपात बताइए। तो इनके क्षेत्रफल का अनुपात बताना है, यानी आपको बेसिकली क्षेत्रफल क्या होगा, तो क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, और ए क्या होता है ए स्क्वायर, यानी हमको इसका मान निकालना है पाई आर स्क्वायर बाई ए स्क्वायर का आपको क्या करना है, मान निकालना है। ऐसा करते हैं कि हम यहां से आर बाई ए का मान निकाल लेते, तो आर बाई ए का अगर हम मान निकाल ले तो आर बटा ए का मान अगर हम निकाल ले तो आर बटा ए का मान आपका क्या आने वाला है, तो आपका ये आ जाएगा 4/2 पाई, 4/2 पाई। अब दोनों तरफ स्क्वायर कर लेते हैं, कैंसिल करके दोनों तरफ स्क्वायर कर लेते हैं, तो 2 दूनी 4, यानी कितना आ गया ये मान 2/पाई, और वर्ग कर लेते हैं, यानी आर स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बराबर क्या आने वाला है, 2 का स्क्वायर 4, और पाई का स्क्वायर पाई स्क्वायर। लेकिन हमको क्या चाहिए, पाई आर स्क्वायर चाहिए, यानी ऊपर हम दोनों तरफ क्या करते हैं, पाई से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो पाई आर स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बराबर पाई 4/पाई स्क्वायर। तो आप देख पाएंगे कि इसमें से एक कैंसिल होने वाला टर्म है, पाई स्क्वायर से पाई कैंसिल हो जाएगा, यानी आपका रिजल्ट होगा 4/पाई। लेकिन ऑप्शन में 4/पाई उपलब्ध नहीं है, हमको पाई का मान डालना पड़ेगा, तो 4 को 4 रहने देते हैं और पाई को बोलते हैं 22/7, 7 को ऊपर ले आते हैं, 2 से कट जाएगा 11 बार में, और 2 से कट जाएगा 2 बार में, 4 जो है 2 बार में कट जाएगा, तो 7 दूनी 14 हो गया और बटा 11 हो गया। 14/11 कहने का मतलब है 14:11, 14:11 किसी ऑप्शन में उपलब्ध है तो ऑप्शन डी। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपको क्या दिया हुआ है, अगला प्रश्न आपको दिया हुआ है, अगला प्रश्न में आपके पास दिया हुआ है, क्या दिया हुआ आंकड़ा, अगला प्रश्न में आपका आंकड़ा दिया हुआ है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसकी एक भुजा आपको दी गई है 4√2 सेंटीमीटर, तो विकर्ण की लंबाई आपको निकालनी है। तो आप मान लीजिए कि एक समद्विबाहु त्रिभुज है, तो समद्विबाहु मतलब दो भुजा बराबर है, और ये समकोण भी है, समकोण है तो ये 90 डिग्री है ना, 90 डिग्री है, समकोण है और समद्विबाहु है, यानी ये भुजा इस भुजा के बराबर है। तो मान लीजिए अगर ये भुजा ए हो और ये भुजा ए हो, तो वर्ग वाला आपको याद होगा, वर्ग की जो विकर्ण होती थी वो √2a होता था। तो अगर इसमें हम बैठा दे तो a का मान प्रश्न में दिया हुआ है आपको कितना, 4√2, और 4√2 तो आपको क्या निकालना है, √2a निकालना है, यानी √2 से मल्टीप्लाई करना है 4√2 को, और 4√2 को जब √2 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो √2 इंटू √2 2 आ जाएगा, 2 इंटू 4 8 आ जाएगा। 8 सेंटीमीटर प्रश्न का उत्तर होगा, जो कि किसी ऑप्शन में उपलब्ध नहीं है, इसलिए करेक्ट ऑप्शन कौन होता है, ई। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है, अगला प्रश्न आपके पास है, अगले प्रश्न में आपसे कहा गया है कि 89 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है कि एक बेलन
और शंकु के आधार त्रिज्याएं 3:4 में हैं, जबकि ऊंचाई का जो अनुपात है वो 2:3 है। तो बेलन के आयतन और शंकु के आयतन के बीच का अनुपात बोला जा रहा है। तो बेलन का आयतन आपको पता है कि क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है, जबकि शंकु के आयतन की अगर हम बात करें तो 1/3 पाई, और आर को कैपिटल आर मान लेते हैं और एच को कैपिटल एच मान लेते हैं, और कैपिटल आर का चूंकि स्क्वायर होता है तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, जबकि शंकु का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच का 1/3। तो अगर इसमें आप देखेंगे तो पाई से पाई क्या होने वाला है, कैंसिल हो जाने वाला है, यानी 3 को आप चाहे तो ऊपर ले सकते हैं तो 3, और इसको सेपरेट कर देते हैं तो आर बटा आर का स्क्वायर इंटू एच बटा एच। अगर इसमें हम वैल्यू डाल दें, इसमें वैल्यू अगर हम पुट कर दें, इसमें वैल्यू अगर हम पुट कर दे तो क्या आने वाला वैल्यू पुट करने पर, तो वैल्यू पुट करने पर क्या आने वाला आप चेक कर लें। तो आपको 3 को 3 रहने दे रहे हैं, 3 को क्या करने जा रहे हैं हम लोग, 3 रहने दे रहे हैं, 3 को हम लोग 3 रहने दे रहे हैं, और आर का जो अनुपात दिया वो 3:4 है, और वर्ग है तो वर्ग कर देते हैं। और एच बाई एच का अनुपात आपको कितना दिया हुआ है, तो 2/3 दिया हो, तो 2/3 को 2/3 रहने देते हैं। अब 3 को 3 रहने दीजिए, 3 का वर्ग होता है 9, 4 का वर्ग होता है 16, और इधर बात करें तो 2/3 हो गया। अब 3 से 3 कैंसिल हो गया, 2 से 16 कट गया, कितनी बार में, 8 बार में, यानी वैल्यू आएगा 9/8। 9/8 को किसी ऑप्शन में है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, यानी करेक्ट ऑप्शन प्रश्न का कौन है, ई। यानी बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका 90 नंबर है। 90 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है, 90 नंबर प्रश्न आपका बोल रहा है, 90 नंबर प्रश्न आपको बोला हुआ है, क्या बोल रहा है 90 नंबर प्रश्न, तो दो समरूप त्रिभुज है जिसके भुजाओं का अनुपात आपको दिया हुआ है। तो आपको याद होना चाहिए कि जो क्षेत्रफल होता है उसका अनुपात भुजाओं के अनुपात का वर्ग होता है। जो क्षेत्रफलों का अनुपात होता है, क्षेत्रफल का अनुपात जो होता है, अनुपात जो होता है वो क्या होता है, भुजाओं के अनुपात का वर्ग होता है, भुजाओं के अनुपात का वर्ग होता है, भुजाओं के अनुपात का वर्ग होता है, के अनुपात का वर्ग होता है, अनुपात का वर्ग होता है, का वर्ग होता है। सीधे सीधा आपको इस दिए गए आंकड़े को वर्ग कर देना है, और वर्ग करने से क्या आने वाला है, 4 का वर्ग 16 और 9 का वर्ग 81, यानी 16/81 प्रश्न का सही आंसर होगा। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका कौन सा है, अगला प्रश्न नंबर 91। 91 नंबर प्रश्न है कि आपका एक द्विघात बहुपद है जिसका ग्राफ एक्स अक्ष को दो जगह काट रहा है, यानी एक ग्राफ है जो एक्स अक्ष को दो जगह काट रहा है, एक बिंदु ए पे और दूसरा बिंदु बी पे। ये बिंदु ए है और दूसरा बिंदु बी है। तो इसका आपको पता होगा कि जो एक्स अक्ष को जिस बिंदु पर काटता है, यानी एक्स का जो निर्देशांक होता है वो मूल होता है द्विघात बहुपद का। तो यहाँ पे एक अल्फा मान लीजिए कितना आ गया, -2 हो गया, और बीटा मान लीजिए कितना आ गया, तो आपका हो गया -3। तो आपको सम ऑफ जीरोस यानी अल्फा प्लस बीटा चाहिए, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होने वाला है, तो -5। और प्रोडक्ट ऑफ जीरो चाहिए यानी अल्फा बीटा चाहिए, तो अल्फा बीटा क्या होने वाला है, माइनस माइनस प्लस, और 3 दूनी 6। अब आपको मूल समीकरण निकालना है, तो आपको याद होगा ये इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, और इज इक्वल टू, तो जीरो लिखते ही है, एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर रहने देते हैं अपन, माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह -5 है, तो माइनस माइनस 5x हो जाएगा प्लस का, प्लस अल्फा इंटू बीटा यानी 6 हो जाएगा, और इक्वल टू 0 हो जाएगा। कोई ऑप्शन है ऐसा मैच कर रहा है, तो आप देखेंगे किसका जो ऑप्शन मैच कर रहा है वो कौन सा ऑप्शन है, आपका सी ऑप्शन है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 0। पॉलिनोमियल निकालना है तो इसमें 0 देने की जरूरत नहीं है, अगर पॉलिनोमियल निकालना तो 0 देने की जरूरत नहीं है। तो प्रश्न का सही ऑप्शन है 91 नंबर का जो सही ऑप्शन है वो आपका कौन होता है, सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका क्या है, अगला प्रश्न है कि दो संकेंद्रित वृत्त हैं जिनकी त्रिज्याएं 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है। तो आपको जो क्या करना है, प्रत्येक जीवा की लंबाई होगी जो कि वृत्त को स्पर्श करे। तो एक वृत्त को स्पर्श करने वाले जीवा की आपसे लंबाई पूछी जा रही है। तो चित्र आपको यहाँ बना हुआ दिख रहा है। तो आपको एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट याद होगा। पाइथागोरियन ट्रिपलेट में क्या होता है कि अगर एक भुजा 5 हो जो कि कर्ण हो 90 डिग्री के सामने, और एक भुजा 4 हो, तो एक बचा शेष भुजा कितना होता है, 3। तो आपको पता होगा गणित के थ्योरम के अनुसार कि ये जो चित्र में आपको दिख रहा है इसका डबल होता है ये सीधे। तो 3 का डबल कर दीजिए, तो आपका 3 का डबल कितना होने वाला है, 3 × 2। जब आप करेंगे तो आपका आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन में कहीं है, तो ऑप्शन आपका डी है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
अगला प्रश्न आपके पास क्या है? अगला प्रश्न नंबर 93 है। कहता है गैर लीप वर्ष में 53 रविवार होने की प्रायिकता बताइए। तो पहले तो आपको याद होना चाहिए कि गैर लीप वर्ष में दिन कितना होता है, तो 365 दिन होता है। और आपको एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं। तो 7 पचे 35, 35 यहाँ लिख दीजिए और 6 में से 5 गया 1 और ये 15 आ गया। तो 7 दूनी 14, 14 और 1 15। यानी ऐसी स्थिति में आपको एक दिन बचेगा, और एक दिन क्या हो सकता है? कोई भी दिन हो सकता है। तो सप्ताह में टोटल 7 दिन होते हैं जिसमें से एक अतिरिक्त दिन आ रहा है, इसलिए जो प्रोबेबिलिटी होगी वो रविवार आने की, वो 1/7 होगी, क्योंकि एक ही दिन आपके पास बच रहा है 7 में से। तो 1/7 किसी ऑप्शन में है, तो ऑप्शन आपका क्या होने वाला है? ए। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका क्या है? अगला प्रश्न आपके पास है कि अगला प्रश्न है कि 100 रुपए का 5% बाजार मूल्य पर ज्ञात करें, जबकि एक व्यक्ति को 1430 रुपए निवेश करने हैं। 1430 रुपए निवेश करने पर कितना मिल रहा है? 65 रुपया का डिविडेंड मिल रहा है। 65 रुपया का क्या मिल रहा है? डिविडेंड मिल रहा है। ऐसे प्रश्न को हल करने में आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। मान लेते हैं हम क्या करते हैं, जो रकम है वो क्या है? एक्स है, और एक्स का कितना परसेंट मिल रहा है डिविडेंड? 5%। तो 5% का जो मान है वो कितना है? 65 दिया गया आपको। तो x का मान निकाल लीजिए। तो x का मान आप निकालेंगे तो डायरेक्ट आपको दिखाई देगा कि 65 गुने 100 और बटा में क्या करेंगे हम लोग? 5 करेंगे। तो 13 पचे 65, 1300 रुपया ये आ जाएगा। 1300 आ जाएगा आपका ये। अब अगर हम बात करें कि फेस वैल्यू यदि फेस वैल्यू जो है आपकी, फेस वैल्यू कितने थी? 1300 थी। तो उसका जो मार्केट वैल्यू है, मार्केट वैल्यू वो कितने का है? 1430 रुपए का। 1430 रुपए का। तो इसी तरह से यदि फेस वैल्यू कितना का हो जाए? 100 का, क्योंकि प्रश्न में 100 पर पूछा है, तो 100 का फेस वैल्यू हो जाए तो इसका जो मार्केट वैल्यू होगा वो 1430 बटा 1300 और गुना 100 होगा। तो आप देखेंगे डबल जीरो से डबल जीरो मैंने काट दिया है। 13 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 13 एका 13 और एक 14, तो 13 एका 13 और एक जीरो, यानी 110 आएगा। 110 किसी ऑप्शन में है क्या उपलब्ध? तो 110 किसी ऑप्शन में उपलब्ध नहीं है, इसलिए करेक्ट ऑप्शन कौन होता है? आपका ई होता है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न 95 नंबर है। कहता है कि यदि समांतर श्रेणी का 11वां पद का 11 गुना 7वें पद के 7 गुना के बराबर है, तो आपको बताना है कि 18वां पद क्या होगा। तो आप स्पष्ट देखते हैं कि 11वां पद को हम लिख सकते हैं a प्लस 10d, और उसका 11 गुना किसके बराबर है? तो 7वें पद के 7 गुना। तो 7वें पद को हम लिख सकते हैं a प्लस 6d। तो ऐसा लिख दिया हमने। इसको 11a प्लस 11 दाएं के 110d बराबर हम क्या लिख सकते हैं? 7a प्लस 7×6 = 42d। अगर बात की जाए एक तरफ ले आते तो 7a को घटा दीजिए 11a में से, तो आने वाला है 4a, और 42a को आप घटा लेंगे 110 में से, तो 110 में से तो 58 जोड़ेंगे तो 100 हो जाएगा, यानी 68 आने वाला है। 68d आने वाला है। यानी a का मान अगर यहां से निकाल ले तो 68/4d आएगा। यानी 68 4 17, 17 का जो 4 बार आप पहाड़ा पढ़ेंगे तो आ जाएगा। तो 17d, 17 चौको 68 होता है। अब आपसे क्या बोला? 18वां पद बताइए, A18 बताइए। तो A18 बराबर आपको पता होगा a प्लस 17d लिखा जाएगा, और ये जो वैल्यू होगा वो माइनस में होगा, क्योंकि ये ऊपर वाला जो था 110 उस साइड गया था, यानी ये -17 होने वाला है। तो a के प्लेस पे हम -17d रख दें, और आपका d की जगह पे तो 17d है ही, दोनों को घटाएंगे तो आपका मान 0 आ जाएगा। किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन ए में है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपको दिखाई दे रहा होगा, अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे। अगले प्रश्न में आपका क्या है? एक ठोस लंबवृत्ताकार शंकु की ऊंचाई के मध्य से दो भागों में बांट दिया गया। हाँ, समांतर तल के छोटे शंकु और बड़े शंकु के आयतन का अनुपात पूछा जा रहा है। तो पहले इसका चित्र बना लेते हैं हम लोग। चित्र ये है कि एक शंकु है, मान लीजिए इसकी ऊंचाई बड़ी एच और त्रिज्या बड़ा आई। ये बड़ा एच ऊंचाई है और बड़ा आर त्रिज्या है। कह रहा है कि इसको बीच से बांट दिया गया, मध्य भाग से। तो एक छोटा शंकु ऊपर में आ गया, मध्य भाग से बांट दिया गया, यानी एक छोटा शंकु ऊपर में आ गया। और इसकी ऊंचाई को अगर हम h मान लें,
और त्रिज्या को अगर स्मॉल r मान ले, तो चूंकि मध्य भाग से बांटा गया है तो h जो है वो पूरे ऊंचाई का आधा है। और चूंकि यहाँ पे समरूप त्रिभुज का निर्माण हो रहा है, इसलिए r भी है वो बड़े त्रिज्या का क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। तो आपसे पूछा जा रहा है इनके आयतन का अनुपात बताइए। तो आयतन आपको ज्ञात होगा, छोटे शंकु का आयतन ऊपर लिखना है और बड़े शंकु का आयतन नीचे लिखना है। तो आपको 1/3 पाई छोटा आर स्क्वायर और छोटा एच, और नीचे में क्या लिखेंगे, 1/3 पाई बड़ा आर स्क्वायर और बड़ा एच। तो आप यहाँ देख पाएंगे कि कुछ कैंसिल होने लायक डेटा है क्या। तो 1/3 नीचे भी, 1/3 ऊपर भी, पाई ऊपर भी पाई नीचे भी। अब आर स्क्वायर बटा आर स्क्वायर की बात की गई है, तो आर स्क्वायर के जगह हम क्या लिख सकते हैं, r/2। तो r/2 लिख दिया इसको हमने, और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, और बटा नीचे में एक r है। दूसरे पार्ट की अगर हम बात करें तो इसमें एक बात और कहा गया है कि h/h, तो h के जगह बड़ा h/2 और बटा बड़ा h। तो आप स्पष्ट रूप से देख पाएंगे तो r² बटा 4r हो जाएगा और h/2h हो जाएगा। तो कैंसिल अगर हम कर ले, कैंसिल करने के बाद आपका क्या आने वाला है, तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर नीचे भी हो जाएगा, या आर स्क्वायर नीचे भी हो जाएगा क्योंकि दोनों पर स्क्वायर था। तो आर स्क्वायर से आपका क्या आने वाला है, आर स्क्वायर कट जाने वाला है, फिर एच से एच कट जाने वाला। ऑप्शन आपके पास ऊपर में बच गया है 1 और नीचे में बच गया 4 गुना 2 यानी 8। 1/8 किसी ऑप्शन में है तो करेक्ट ऑप्शन आपका ए है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न 97 नंबर आता है। 97 नंबर है कि एक समबाहु त्रिभुज है एबीसी जिसमें एडी लंबवत है बीसी पे, तो निम्न में से कौन सा जो संबंध है वो सत्य है। तो आप एक समबाहु त्रिभुज का निर्माण कर लीजिए। एक समबाहु त्रिभुज, मान लीजिए इसकी भुजा, मान लेते हैं कि इसकी भुजा क्या है, सुविधा के लिए मैं मान ले रहा हूं कि इसकी भुजा जो है वो ए है। तो अगर भुजा ए है और यहाँ से एक एडी लंब डाला गया है, एडी एक लंब डाल दिया गया, तो आपको ज्ञात होगा कि ये वाला मान क्या हो जाता है, हाफ हाफ हो जाता है, a/2 हो जाता है। अब आपको बढ़िया से याद होगा कि ये जो वैल्यू होती है, ये जो वैल्यू होती है वो √3/2 इंटू ए होता है, √3/2 इंटू ए होता है, मतलब √3/2 गुने भुजा हो जाता है, √3/2 गुने भुजा हो जाता है ना। तो अगर हम इस संबंध की बात करें तो आप देख पाएंगे कि क्या हो सकता है। तो अगर हम ए बी का स्क्वायर कर दे तो ए बी का स्क्वायर ए स्क्वायर आ जाएगा, और ए डी का स्क्वायर कर दे तो ए डी का स्क्वायर 3/4 ए स्क्वायर आ जाएगा। तो आपसे पूछा गया है ऐसा क्या कर दे कि रिलेशन मैच कर जाए। तो अगर हम क्या कर देते, दोनों में 4 से गुना कर देते, दोनों में क्या कर दे रहे हैं, 4 से गुना कर दे रहे, तो 4a² बराबर क्या होने वाला है, 4 गुना कर दे तो 3/4 और a², तो आपका 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, यानी आने वाला है 4a² बराबर 3a²। 4a² बराबर 3a²। आपका इसमें ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, चलिए तो फिर से देख लेते हैं इसको, लगता है कुछ एरर हो गया, इसको हम लोग फिर से देख ले रहे हैं। इसको हम फिर से देख ले रहे हैं सुविधा करने के लिए। इसको हम एक बार फिर से मिटा के मैं इसका डायग्राम बना देता हूँ, कुछ एरर हो गया है। चलिए तो चलते हैं इस पे। आपका क्या है, एक समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज हम बना ले रहे हैं, नाम दे दिया ए बी सी। भुजा बीसी पर एक लंब डाला गया है, लंब डाल दिया गया। तो आपको ज्ञात होगा कि ये जो लंब डालते हैं वो 2 बराबर भागों में बांटता है, 2 बराबर भागों में बांटता है। तो ऐसा कर ले रहे, सुविधा के लिए हम क्या कर ले रहे, इसकी इस भुजा को 2a मान ले रहे ताकि आधा लेने में क्या हो, आसान हो। तो आपको इसका जो मान आएगा, ये जो विकर्ण होता है उसका मान कितना होता है, तो आप पाइथागोरस थ्योरम से आप इसको हल करेंगे तो जो मान आ जाता है वो आ जाता है। इसको आप हल करने पर आपको ज्ञात हो जाएगा कि ये जो आएगा वो √3a आने वाला है, √3a आने वाला है। तो अगर हम ए बी का वर्ग कर दे, ए बी का वर्ग कर दे तो कितना आने वाला है, 4a² आने वाला है। जबकि अगर ए डी का वर्ग कर दे, अगर ए डी का वर्ग कर दे तो ए डी का वर्ग आपका क्या आने वाला है, 3a² आने वाला है, 3a² आने वाला है। अब ऐसा क्या कर सकते हैं कि दोनों बराबर हो जाए, तो बराबर करने के लिए ऐसा करते हैं, इसको 3 से गुना कर देते हैं और इसको 4 से गुना कर देते हैं।
तो काम आपका हो जाएगा। 4a² इधर हो जाएगा यानी 12a² हो जाएगा, और ये इधर भी 3a² गुना यानी 12a² हो जाएगा। यानी हम एडी वाले पोर्शन में 4 से गुना कर लें और ए बी वाले पोर्शन में 3 से गुना कर ले तो आपका सही आंसर आ जाएगा। यानी 97 का सही उत्तर क्या है? आपका बी होता है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न 98 नंबर है। 98 नंबर क्या कह रहा है कि m की घात n है जिसका मान 32 है। तो m की घात n है तो m को m रहने दे रहे हैं और घात n है तो n रहने दे रहे हैं। 32 को हम 2 का पावर पर 5 लिख सकते हैं। तो अगर आप यहां से तुलना करेंगे तो m का मान कितना आ गया? आपका m का मान 2 आ गया और n का मान कितना आ गया? 5 आ गया। अब आपसे सवाल में पूछा कि n की घात mn, तो mn कर लेंगे तो mn की वैल्यू कितनी आने वाली है? mn की वैल्यू 10 आने वाली है और n कितना है? 5, तो 5 की घात 10 किसी ऑप्शन में है बी। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या है? 99 नंबर का, कि दो पासों को फेंकने पर 10 आने की प्रायिकता। तो दो पासा फेंका जा रहा है तो एक पे क्या आएगा? 1 2 3 4 5 6 यही आ सकता है। दूसरे पे क्या आएगा? 1 2 3 4 5 6 यही आने की संभावना है। अब 10 किस किस में आ सकता है? तो हम 6 को 4 के साथ जोड़ दे तो 10 आ जाएगा, फिर 6 को 4 के साथ जोड़ देंगे तो 10 आ जाएगा, या 5 को 5 के साथ जोड़ दे तो 10 आ जाएगा। इन्हीं सिनारियों में 10 आने वाला है। इन्हीं 3 सिनारियों में क्या होने वाला है? 10 आने वाला है। यानी और टोटल आउटकम आपका 2 डाइस का 36 हो जाता है, जिसमें 3 में आपको क्या आने वाला है? 10 आने वाला। तो 3/36, और 3/36 की अगर हम बात करें तो 1/12 किसी ऑप्शन में है? ऑप्शन सी में प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके पास अगला प्रश्न आपके पास क्या है? अगला प्रश्न आप देख पाएंगे। अगला प्रश्न आपके पास है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त का आपको त्रिज्य खंड दिया गया है जिसमें 60 डिग्री का एंगल है, तो आप बताइए कि क्या होगा। तो आपको एक सूत्र भी याद होगा और वैसे डायरेक्ट भी आप निकाल सकते हैं। सूत्र होता है कि पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री, ये सूत्र है। अगर आपको सूत्र नहीं भी याद है तो कोई बात नहीं, 6 भाग में बांट दीजिए, क्योंकि 60 डिग्री जो है वो 1/6 है। तो आप यहाँ वैल्यू भी बैठा सकते हैं, तो वैल्यू बैठा दिया तो 22/7 आर स्क्वायर मतलब 6 गुना 6, और थीटा थीटा कितना है? 60 डिग्री, और बटा कितना हो जाएगा? 360। तो 360 अगर हम कर ले तो आप देखेंगे 6 छक्के 36 यानी 60 आ जाएगा, और 60 इससे कितनी बार में? 10 बार में जाने वाला है। 10 बार में जाने वाला है। तो अब क्या होने वाला है? सॉरी, यहाँ 60 नहीं हो, यहाँ 6 हो जाएगा। यहाँ पे गलती हो गया है, ठीक है, इसको मिटा लेते हैं, फिर से डाल देते हैं वैल्यू। तो यहाँ क्या आने वाला है आपका? आ, आपका है आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर यानी 6 गुने 6, और थीटा कितना है? 60 डिग्री, और भाई नीचे कितना हो जाएगा? 360। तो 60 से अगर आप काटेंगे तो 6 छक्के 36, और एक जीरो का जीरो कैंसिल हो गया, 6 वैल्यू आ गया। तो 6 से 6 कैंसिल, तो 22 छक 32 से 132, और बटा 7, और इतना क्या आने वाला है आपका? सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपसे पूछा था इसमें से कौन सा सही होगा, तो 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है सही होगा। हालांकि यहाँ पे आयोग ने सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं लगाया है। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि tan a बराबर cot 30 + a, तो आपसे a का मान पूछा जा रहा है। तो आपको ज्ञात होगा कि tan 60 डिग्री जो होता है, tan 60 डिग्री जो होता है वो tan 30 के बराबर होता है, और tan 30 डिग्री जो होता है वो cot 60 के बराबर होता है। तो cot 60 और tan 60 बराबर होता है। तो आप a का मान अगर 30 ले लेंगे तो अपने आप काम आपका क्या होने वाला है? बन जाने वाला है। तो ए का ऑप्शन कौन है? डी। तो ए का मान आप 30 डिग्री ले लेंगे, और ऐसा ऑप्शन में कौन है? ऑप्शन डी। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि क्या है भाई? एक कंपनी ने से 8% लाभांश घोषित की है, कितने पर देने के लिए? एक आदमी को 2840 रुपया का लाभांश मिल रहा है, तो आपको अंकित मूल्य बताना है। बहुत ही आसान सवाल है, ये परसेंटेज का सवाल है, बहुत ही आसान सवाल। आप इसको बहुत इजीली बना सकते हैं। तो मान लीजिए कि अंकित मूल्य x है। हमने मान लिया कि अंकित मूल्य x है, जिसपे 8% का लाभांश मिल रहा है, तो 8% मतलब 8/100, और मिल कितना रहा है? तो 2840 मिल रहा है। तो अगर हम यहाँ से x की मान निकाल ले तो x का मान क्या आ जाएगा? तो 2840, और गुना में हो जाएगा ऊपर 100, और नीचे में आ जाएगा 8। अगर हम कैंसिल करें तो कैंसिल करने के लिए हम क्या कर लेते हैं? सिंपल भाग दे देते हैं 8 से।
2 8 4 0 को भाग दे लेते हैं, तो 8 3 24, 3 24 और 4 28, 8 पचे 40 और 4 44, 0, 8 पचे 40, 355 आने वाला है। तो 355 आ गया भाग लगाने पर, और 2 जीरो है इधर। तो ऐसा कोई ऑप्शन में है क्या? देखिए 85 दिया है, 75 दिया है, 65 दिया है। देखिए यहाँ कंफ्यूजिंग ऑप्शन था, लेकिन करेक्ट ऑप्शन आपका ई होगा, क्योंकि मैच नहीं कर रहा है ये। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है कि समीकरण दिया गया है दो आपको, x बराबर a और y बराबर b, और इसका ग्राफ आपसे पूछा जा रहा है। तो आप देखेंगे अगर हम इसके एक्सिस का निर्माण कर ले, ये हमारा आपका एक्सिस है, x एक्सिस और y एक्सिस बना लिया हमने, x एक्सिस और ये y एक्सिस। तो x बराबर a का ग्राफ खींचना है, x बराबर a का ग्राफ खींचना है। मान लीजिए हमने खींच लिया है, ये किसका ग्राफ है? x बराबर a का ग्राफ है। x बराबर सम कांस्टेंट का ग्राफ पैरेलल टू y एक्सिस होता है। और अगर हम यहीं पे ये ग्राफ दूसरा खींच ले, दूसरा है y बराबर b, दूसरा आपके पास क्या है? y बराबर b का ग्राफ खींच ले, y बराबर b का ग्राफ खींच ले। तो इन दोनों पॉइंट का जो इंटरसेक्शन है वो x का वैल्यू कोऑर्डिनेट क्या होने वाला है? a होने वाला है, और y का कोऑर्डिनेट क्या होने वाला है? b। तो a कॉमा b किसी ऑप्शन में है, प्रतिच्छेदी रेखा होगी और a कॉमा b होगा। देखिए कंफ्यूजन के लिए इसने b कॉमा a दे दिया है, बहुत से लोग इसका आंसर d लगा देंगे, बट d इसका आंसर नहीं होगा। इसका आंसर होगा ई, इनमें से कोई नहीं। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका क्या है कि यदि n प्राकृत संख्याओं का माध्य 3n/5 है तो n का मान बताइए। तो आपको आपको याद होगा कि प्राकृत संख्या का योग क्या होता है? तो n इंटू n प्लस 1/2 है। ये रिपीटेड सवाल इससे पहले भी बीपीएससी ने पूछा है इसको। और माध्य निकालना है, तो योग को संख्या से डिवाइड करते हैं, यानी n से डिवाइड कर दिया, और इसका मान प्रश्न में कितना दिया हुआ है? 3n/5 दिया हुआ। आप देख पाएंगे कि n से हम चाहे तो n को कैंसिल कर दे और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, तो 6n बराबर होने वाला है 5n प्लस क्या? 5। अब अगर n को एक साइड ले ले तो 5n घट जाएगा 6n में से, तो n का मान क्या आने वाला है? 5। ऑप्शन में है किसी में? आपका ऑप्शन बी है, जो कि करेक्ट है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि 10:45 में टावर की छाया उसकी ऊंचाई के बराबर है। तो बहुत आसान सा बात है कि वैसा समकोण त्रिभुज निकालना है जिसकी क्या होती है? दो भुजाएं बराबर हो। दो भुजाएं बराबर हो तो इसका मतलब है ये तभी बराबर हो सकता है जब ये दोनों कोण बराबर हो। तो कोण कितने पे बराबर होता है? तो 45 डिग्री पे। तो करेक्ट ऑप्शन आपका कौन हो गया? डी। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है? अगला प्रश्न आपसे पूछा है, अगला प्रश्न में आपसे पूछा है कि एक वृत्त है जिस पर दो स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं, पीए और पीबी। वो वृत्त का केंद्र है और एक कोण दिया हुआ है, तो आपको एक दूसरे कोण की गणना करनी है। चित्र बना लेते हैं हम लोग, पहले चित्र बना लेते हैं। ये हमारा एक वृत्त है, वृत्त पर बिंदु P से, कोई बिंदु P है, यहां से दो स्पर्श रेखा खींचा गया। बिंदु P है, एक स्पर्श रेखा PA है और दूसरा स्पर्श रेखा PB है। दूसरा स्पर्श रेखा PB है, PB है, और जबकि केंद्र O है, केंद्र O है, O केंद्र है। यहां से हम इसको मिला देते हैं, ये 90 डिग्री का कोण बनाता है। फिर बी वाले को भी मिला देते हैं, ये भी कितने डिग्री का कोण बनाता है? 90 डिग्री का कोण बनाता है। ये कोण आपको 50 डिग्री दिया हुआ है। तो आपको एक थ्योरम ज्ञात होगा कि ये कोण जो होता है 180 में से 50 कम कर लेंगे, यानी 130 डिग्री का ये वाला कोण हो जाएगा, 130 डिग्री का। और समकोण त्रिभुज है ये। अब देखिए इसको एक कंस्ट्रक्शन कर लेते, एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन कर ले तो बात आसानी से हो पाएगा। इससे हमसे आपसे कौन पूछा है? ए ओ बी, ओ ए बी, ओ ए बी, यानी हमको ये वाली एंगल बतानी है, ये वाली एंगल हमको बतानी है, ये छोटी सी एंगल। तो 130 डिग्री का कोण, ये वाला कोण तो आपका 130 डिग्री का हो चुका है, यानी बाकी दो कोणों का योग जो होगा वो 50 होगा। और चूंकि दोनों साइड ये कोण बराबर होंगे, क्योंकि दोनों तरफ त्रिज्याएं क्या होती है? बराबर होती है, यानी मतलब 2 इंटू एक्स का वैल्यू 150 है, तो कैंसिल कर दे तो कितना बार में आएगा? 25, यानी x की वैल्यू 25, यानी इस एंगल का वैल्यू 25 डिग्री होगा। और 25 डिग्री किसी ऑप्शन में है तो ऑप्शन सी में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, अगला प्रश्न आपसे क्या पूछता है? तो अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि p एक अभाज्य संख्या है और p p स्क्वायर और pq का आपको लघुत्तम बताना है। तो इसके लिए मैं पहले आपको एग्जाम्पल देके एक समझा दे रहा हूँ। मान लीजिए दो एक अभाज्य संख्या है, उसका वर्ग 4 है और उसका घन जो है वो 8 है। तो आप इसका एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे तो देखेंगे कि एलसीएम आ रहा है 8। क्यों? क्योंकि हाईएस्ट पावर जो होता है वो एलसीएम आता है। तो हम 2 को 2 की पावर 2 लिख सकते हैं,
4 को हम 2 की पावर 2 लिख सकते हैं और 8 को क्या लिख सकते हैं, तो 8 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3। तो आपने देखा कि 2 का पावर 3 हो गया है एलसीएम, यानी हाईएस्ट पावर वाला जो होता है वो एलसीएम होता है, इसलिए करेक्ट ऑप्शन क्या होने वाला है, पी का क्यूब होने वाला है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे क्या बोल रहा है, अगला प्रश्न आपसे बोला है कि एन एन एक प्राकृत संख्या है, तो 6 की पावर एन और 5 की पावर एन का अंतर जो है वो हमेशा किस पे समाप्त होगा। तो इसको हम पुट करके वैल्यू चेक कर ले रहे हैं। तो हम एन इक्वल टू सबसे पहले ले रहे हैं 1, तो 6 का पावर 1 घटाओ 5 का पावर 1, तो 6 में से 5 गया यानी 1 बच गया। अगर हम एन की जगह 2 ले ले तो 6 का वर्ग और 5 का वर्ग, तो 6 का वर्ग और 5 का वर्ग, तो आपको 6 का वर्ग होगा 36 और 5 का वर्ग हो गया 25, और 36 और 25 का अंतर होता है 11, यानी ये भी एक पर अंत हो रहा है, ये भी एक पर अंत हो रहा है। तो आपका सही आंसर क्या होने वाला है, सी। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न 109 नंबर है। 109 नंबर प्रश्न क्या है, कि आपको एक समीकरण दे दिया गया है, उस समीकरण में मूलों का योग और गुणनफल का अनुपात निकालना है। तो आपको पता है कि मूलों का योग जो होता है वो माइनस बी बटा ए होता है, जबकि जो उसका गुणनफल होता है वो सी बटा ए होता है। तो आप क्या कर पाएंगे, तो आप देखेंगे कि ए से ए कैंसिल हो रहा है, यानी माइनस बी अनुपात सी अगर आप लिख देंगे तो काम बन जाएगा। यानी सी का साइन आप, बी का साइन आपको चेंज कर देना है, तो माइनस बी लिखना है, तो बी यहाँ -5 है, तो उसके आगे माइनस जब लगेगा तो +5 हो जाएगा। और सी की जगह आपका कितना है, 4। किस ऑप्शन में है आपका, ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, तो ऑप्शन आप देखेंगे कि ऑप्शन डी मैच कर रहा है, यानी प्रश्न का जो आंसर है वो क्या होने वाला है, डी होने वाला है। प्रश्न 109 का जो आंसर होने वाला है डी होने वाला है। आखिरी प्रश्न हमारे पास है कि यदि तीन बिंदु आपको दे दी गई है, समान दूरी पर है, तो संबंध आपको बताने हैं। तो इसका हम दूरी सूत्र से निकाल लेते हैं, दूरी सूत्र से निकाल लेते हैं। तो x माइनस 5 का जो वर्ग होगा, हम क्या निकाल रहे हैं, पहले पी ए निकाल रहे हैं। तो पी ए निकालने पर क्या आने वाला है, x माइनस 5 का वर्ग जो होगा, पी ए स्क्वायर डायरेक्ट ही निकाल लेते ताकि रूट आपका हट जाए, प्लस y माइनस 1 का जो वर्ग होगा वो पी ए स्क्वायर आ जाएगा। और पी ए स्क्वायर क्वेश्चन में बोल दिया है कि पी बी स्क्वायर के बराबर है, क्योंकि पी ए जो है वो पी बी की दूरी बराबर दी गई है। तो अगर हम ऐसा कर ले तो ये हो गया, और बराबर इधर क्या होने वाला है, तो x माइनस -1 का स्क्वायर यानी x प्लस 1 का क्या होने वाला है, स्क्वायर आ जाएगा, प्लस दूसरे पद की अगर हम बात करें तो क्या आने वाला है, y-5 का वर्ग। आइए अब हम वर्ग कर ले, इसका वर्ग करके इजिली हम इसका निकाल ले रहे, कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो आप देखेंगे कि पहला वाला पार्ट क्या आने वाला है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 और -2y। दूसरा भाग क्या आने वाला है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, और ये आने वाला है वाई स्क्वायर प्लस 25 और -10y। अब आप देखिए ऑप्शन को, कुछ कटने लायक है। इधर देखिए एक्स स्क्वायर धनात्मक, इधर भी एक्स स्क्वायर धनात्मक, 25 इधर धनात्मक, इधर भी 25 धनात्मक, इधर वाई स्क्वायर धनात्मक, इधर भी वाई स्क्वायर धनात्मक। कहानी इसकी क्या हो रही है, खत्म हो रही है। तो अब अगर हम x वाले को एक साइड ले ले, तो x वाले को एक साइड ले ले तो आपका क्या है, -10x, और ये 2x उधर जाके तो -2x, और y वाले को भी एक साइड ले लेते तो y बराबर क्या है, -10y, और माइनस वाला इधर आके +10y हो जाएगा, सॉरी +2y हो जाएगा, +2y कर देते हैं हम, +2y हो जाएगा आपका। यानी हम इसको देखें तो -12x जो है वो आपके -8y के बराबर है। और इसको अगर हम कैंसिल कर दे, माइनस को साइन को, तो माइनस माइनस प्लस, यानी 12x जो है 8y के बराबर है, ऐसा कोई ऑप्शन है नहीं है, 4 से कैंसिल होने वाला है, तो 4 तिया 12, 3x बराबर 4 दूनी 8, 2y, 3x प्लस 2y कोई ऑप्शन है, 3x बराबर 2y, ऑप्शन बी में सही है, इसलिए करेक्ट ऑप्शन क्या होता है, बी। इस तरह से हमने कुल प्रश्न देख लिया है 110 तक। इतने ही प्रश्न आपके बीपीएससी टीआरई 3 में आए थे। इसकी जो जितने भी आंसर मैंने आपको उपलब्ध कराया वो मैक्सिमम आंसर 100% शुद्ध होगा। थैंक यू।